नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए हम इस बुलेटिन के जरिए आपसे जुड़ते हैं। देखिए, आज वैसे सरकारी अवकाश का दिन था, उसके बावजूद कई तरह की एक्टिविटी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कल चंडीगढ़ गए थे, उसके बाद आज हरोली आए थे, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनकी धर्मपत्नी का जो निधन हुआ था, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा थी। और उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो राज्यसभा के कैंडिडेट बनाए गए हैं हिमाचल से, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी उनके साथ थे। बहुत सारे मंत्री, विधायक और कांग्रेस के नेता आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ साथ और बड़ी सारी घटनाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रोहडू के दौरे पर थे। आज उन्होंने वहाँ महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हलचल है वो भी अब हिमाचल में जोर पकड़ेगी। इस सब के बीच में जो बजट में अभी मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं कर्मचारियों से रिलेटेड, एरियर डी और ग्रेचुइटी से रिलेटेड, वो कैसे मार्च से जो देनदारियां शुरू होंगी, चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले और चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद, इन 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 दोनों परिस्थितियों में इन घोषणाओं को लागू करने को लेकर क्या प्रक्रिया आगे रहने वाली है, उसको लेकर आपसे बात करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर क्या चल रहा है, उसकी बात करेंगे। नियुक्तियां कब मिलेंगी, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो, या फिर जो एजुकेशन में बैच वाइज भर्ती के मामले हैं वो किस तरह से आगे डील होंगे। जो पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं सुधीर शर्मा, उनको लेकर एक बात उठी है कि उनको जान से मारने को लेकर किसी ने सुपारी दी है। उन्होंने जो वर्बली एक एलिगेशन लगाए हैं शिकायत के जरिए, फोन के जरिए, हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में अभी ये मामला चला गया है। उसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे कि इसमें नई बात क्या है। पेपर लीक में एक नई चीज़ मिली है और ये पोस्ट कोड 962 है, सचिवालय क्लर्क वाला, जिसमें पहले तो पेपर लीक का मामला था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, उसकी एफआईआर भी हो गई थी। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन में जो टाइपिंग फ्रॉड है वो भी निकला है। और ये पूरी बात आपस में क्या है, इसको लेकर आपको जानकारी देंगे पूरी तरह से, कि टाइपिंग फ्रॉड को लेकर विजिलेंस ने क्या आरोप लगाए हैं, या विजिलेंस की इंक्वायरी में क्या चीज़ निकली है, और किस तरह से ये इस भर्ती का जो पोस्ट कोड है इस पूरे मामले में, इस पूरी इंक्वायरी में आगे और उलझ सकता है। बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, मौसम को देखते हुए भी, या जो स्टूडेंट फंस गए हैं उनको देखते हुए भी। वो फैसला क्या है, ये इनको राहत देने को लेकर है। सोमवार से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इसीलिए ये जो रिलीफ है इन बच्चों को ये देना पड़ा है। इस सब के बाद एक और बात करेंगे कि जो सोमवार से हाई कोर्ट खुल रहा है, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें जिस पे नज़र रहेगी, हाई कोर्ट खुलने के बाद जो चीज़ें सॉल्व होनी है या सरकार ने अपनी बात रखनी है, वो बात करेंगे। 15 कटौती प्रस्ताव जो कल परसों से जो चर्चा शुरू होगी विधानसभा में कट मोशंस पर बजट की, उनको लेकर है। 36 करोड़ के चालान हिमाचल पुलिस ने किए हैं एक साल में, जो इन्होंने वसूले हैं। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कल आपने देखा होगा, जिसमें उनको काफ़ी इंजरीज थी फेस पे भी, और उसके बाद एफआईआर हुई, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोगों की तलाश जारी है। लेकिन इसके बीच में बंबर ठाकुर का अपना एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आया है, जिसमें शुरुआत झगड़े की कहाँ से हुई उसके बारे में जानकारी है, वो बात करेंगे। आज डीजीपी का बिलासपुर का दौरा था, उसकी भी आगे बात करेंगे। टूरिज्म को पर एक नया एक्ट आया है अमेंड होके, उसमें क्या चीज़ें होंगी। बीजेपी में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। मुख्यमंत्री ऊना पहुंचे हैं, जयराम ठाकुर रोहडू, राज्यसभा चुनाव, और फिर से मौसम का अलर्ट आया है। देखिए, अगर मैं मौसम के अलर्ट की बात करूं तो वैसे तो जो ये अलर्ट है ये रूटीन इसमें चल ही रहा है, लेकिन आज जैसे अचानक पिछले 1-2 दिन से जो मिनिमम टेम्परेचर है हिमाचल का वो गिरा है, और उस टेम्परेचर के बीच में आज कई जगह जो स्नोफॉल है, चंबा में, लाहौल स्पीति में, नौहराधार में भी, इवन जो बाज़ार में बीच में स्नोफॉल जैसा जो क्रम है वो शुरू हो गया था। और इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है
इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जो अलर्ट है वो कब का है। देखिए, जो ये मौसम का क्रम है ऐसे ही चलता रहेगा अभी आगे, और जो अलर्ट आया है वो 26, 27 और 29 और 1 मार्च, 26 और 27 फरवरी और 29 फरवरी और 1 मार्च, ये 4 दिन ऐसे हैं जिसके लिए अभी जो येलो अलर्ट है वो घोषित किया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट आगे रहता है वो आगे पता चलेगा। जहां तक बात राज्यसभा चुनाव की हलचल को लेकर है, तो जो कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो प्रभारी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वैसे जो प्रत्याशी हैं वो भी आज मुख्यमंत्री के साथ ऊना हरोली आए थे वहाँ सांत्वना व्यक्त करने श्रद्धांजलि सभा में। लेकिन दिल्ली के जो नेता हैं वो कल यहाँ पहुँचने वाले हैं, और कल पहुँचने के बाद मंडे को ये यहाँ पर जो सीएलपी की बैठक है वो फिर से कर सकते हैं, विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है, और इसको लेकर जो हलचल है वो आगे बढ़ जाएगी। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में जो कांग्रेस की तरफ से जो एक विप जारी किया गया था, 3 लाइन विप, जिसमें कैंडिडेट का नाम भी लिख दिया गया था, इस विप के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत हिमाचल की जो बीजेपी की का विंग है वो करने वाला था, लेकिन दिल्ली से फिर उस सारे मामले को अपने पास मंगवा लिया गया स्क्रूटनी के लिए, और सोमवार को ये पता चलेगा कि उस पर अगला स्टेप क्या पार्टी का रहता है। लेकिन अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर यही हलचल हमारे सामने है। जयराम ठाकुर ने जो महासू जिला के महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए रोडू में, और जो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने योजनाएं लाई हैं या उनके सरकार के टाइम में जो गृहिणी सुविधा योजना लाई गई थी एक, उसके बारे में जानकारी दी, और अगले जो चुनाव को लेकर महिलाओं से मैक्सिमम सपोर्ट मांगा है नरेंद्र मोदी के चुनाव को लेकर कि उसमें जो उनके तीसरे टर्म के लिए वो पार्टी का साथ दें। मुख्यमंत्री ऊना पहुंचे थे, रात को चंडीगढ़ गए थे बाई रोड, उसके बाद जो रणदीप सुरजेवाला की फैमिली में उनके बच्चों की शादी थी उसमें शामिल हुए, और उसके बाद आज हरोली पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में, उसके बाद शिमला की वापसी है। कल जो महिलाओं को 1500 रुपये देने हैं वो लाहौल स्पीति से शुरुआत करने के लिए सीएम जा सकते हैं। वैसे खराब मौसम के कारण जो चीज़ें कई बार ट्राइबल के लिए रहती हैं, लेकिन अभी तक जो कार्यक्रम पिछले कल बना था मैं उस तक की जानकारी आपको दे रहा हूं, और उसी हिसाब से ये सारी जो बातें हैं वो फिर पता लगेंगी कि जो ट्राइबल में जो ये अनाउंसमेंट होती है वो किस तरह से होती है, और जो ट्राइबल के लिए सरकार ने स्कीम एक तरह से अपनी लॉन्च करनी है वो कितनी टाइम में बाकी जगह भी हो पाएगी। वैसे 2,37,000 महिलाओं को इसमें लाहौल स्पीति के अलावा जिनको पहले से 1000 या 1200 रुपये जो पेंशन मिल रही है उनका भी जो लेवल है वो 1500 करना है, तो इसीलिए ये संख्या उतनी बढ़ रही है। इसके बाद बीजेपी में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, और ये नियुक्तियां बेसिकली जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक है रविंद्र ठाकुर उन्होंने की है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो संयोजक हैं शिव कुमार गर्ग उन्होंने की है। पूरे प्रदेश के लिए संयोजक, सह संयोजक और जो प्रभारी लगाते हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और बाकी जो बीजेपी में कैंडिडेचर को लेकर चीज़ें चल रही हैं, पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक दिल्ली में इसी हफ्ते जो फरवरी का लास्ट वीक है इसी में होनी है, और इसी के बाद जो है वो प्रत्याशियों की लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आज जैसे दिल्ली में यूपी के कुछ सीटों को लेकर चर्चा है, उसके बाद हिमाचल की जो सीटें हैं उनको लेकर 29 फरवरी को बजट सेशन खत्म होने के बाद जो राज्य की इकाई है वो पैनल बना के दिल्ली भेजेगी, और उस पैनल को लेकर जो हलचल है वो शुरू हो गई है। जेपी नड्डा 1 महीने में 2 बार हिमाचल आ चुके हैं, कांगड़ा और बिलासपुर। पिछले कल बिलासपुर जब आए थे तो वहाँ जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, रणधीर शर्मा, अनुराग ठाकुर, ये जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं सारे वो वहाँ अवेलेबल थे, त्रिलोक जम्वाल भी उसमें हैं, तो कुछ बातें वहाँ भी हुई हैं, और बहुत जल्दी जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको लेकर चीज़ें फाइनल हो सकती हैं। जहाँ तक टूरिज़्म पे नए एक्ट की बात है, तो पिछले सेशन में जो हिमाचल में जो टूरिज़्म का एक एक्ट है उसमें अमेंडमेंट 2002 का ये एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट लाई थी सरकार। उस अमेंडमेंट को अभी फरवरी के महीने में गवर्नर से अनुमोदन मिला और पिछले कल इसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। जहाँ भी हिमाचल में होटल, होम स्टे, टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंट सब हैं, उनको इस एक्ट में 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करानी है। जो
रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा गिवन टाइम फ्रेम में, उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले इसमें 6 महीने की सजा, जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना था। वर्तमान सरकार ने इसको अमेंड करके जेल की जो पिनल क्लॉज था उसको हटा दिया है और अब सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माने का इसमें प्रावधान है। कुछ और इसमें बदलाव भी हैं, वो आप कल अखबार में देख सकते हैं। उसके बाद उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे अगर बात करें तो बंबर ठाकुर के वीडियो की बात करेंगे। देखिए, ये हम सबको पता है, कल इस मामले में क्योंकि उनके ऊपर जो झगड़ा हुआ आपस में दो पार्टियों का, बेसिकली ये रेलवे के टेंडर को लेकर विवाद था। रेलवे के दफ्तर में वो गए थे और वही वीडियो सर्कुलेट अब दूसरी पार्टी की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी दूसरी पार्टी की तरफ से क्रॉस एफआईआर नहीं हुई है और उनकी तरफ से जब शिकायत दी जाएगी या कुछ चीज़ें होंगी तो वो बात अलग है। लेकिन अभी तक जो कल 6 की गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो ये टेंडर का एक्चुअली विवाद था और जो 6 की गिरफ्तारी के बाद 2 की और होगी, अभी 8 गिरफ्तार हो गए हैं। बंबर ठाकुर अभी अस्पताल में ही हैं। उनके समर्थन में आज बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली और जो डीजीपी संजय कुंडू हैं वो भी आज पहुंचे, वो उनसे मिले भी और उसके बाद जो अगली कार्रवाई चल रही है डीसीएसपी के माध्यम से वो चली रही है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत देखिए, जो दूसरे पक्ष द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है उसमें ये चीज समझ आ गई है कि बंबर ठाकुर वहां अपने बेटों के साथ रेलवे के दफ्तर पहुंचे थे, कुर्सी पे बैठ गए, वहां बहसबाजी हुई। बहस के बाद ये कुर्सी से उठ गए और इन्होंने सबसे पहले गाली भी दी, जब जो वीडियो से पता चल रहा है। उसके बाद ये मारपीट वाला जो मामला है ये कहां हुआ? उसी ऑफिस में हुआ, ऑफिस के बाहर हुआ या कहीं और हुआ, वो बात अलग है। लेकिन ये जो पहले पॉलिटिकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि कहीं इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है वो ना हो, वो नहीं है। ये कारोबार का या टेंडर वाला जो विवाद है वो है। और इसमें क्योंकि दोनों तरफ से जैसा जैसा जो व्यवहार रहता है उस ढंग से प्रतिक्रिया भी कई बार हो जाती है। लेकिन जो ये इंजरीज हैं उन इंजरीज के हिसाब से आगे जो एक्शन हुआ है उसमें 6 गिरफ्तारियां कल हो गई थी, 2 आज हुई हैं। और इसके बाद जो पुलिस ने एश्योर किया है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर जो कार्रवाई होगी। वैसे भी जो एफआईआर हुई है वो हत्या के प्रयास के मामले की हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनको फिर आगे पुष्ट करेगी, क्योंकि हत्या के प्रयास में जो ग्रीवेंस इंजरी है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। जहां तक बात 36 करोड़ के चालान की है तो ये हिमाचल पुलिस ने 1 साल के भीतर चालान किए हैं और 1 साल के भीतर जितने चालान हुए हैं उनकी एवज में जो पैसा है वो इकट्ठा किया गया है। और ये जो पैसा है ये 36 करोड़ बनता है जो पूरे साल में चालान हुए उसमें। और जो टोटल चालान है वो 8,31,000 हैं। सबसे ज़्यादा जो चालान है वो 1,74,000 शिमला में हुए हैं और शिमला में इन्होंने 12 करोड़ 10। हिमाचल में जो 4 लेन बने हैं उनको लेकर जो चलानिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस को लेकर ये ज़रूर डिमांड उठती रही है कि वहाँ जो स्पीड लिमिट है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिसको आप किरतपुर जो हराबाग वाला एक स्ट्रेच है उसकी बात कर सकते हैं, जहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो स्पीड है वो फिक्स कर दी है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसी तरह की डिमांड्स अलग अलग लेवल पे होती रही हैं, खासकर जहाँ 4 लेन बन गए हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक चालान सिस्टम शुरू हुआ है उसके कारण चालानिंग की जो संख्या है वो इमीडिएटली बढ़ भी जाती है। हालांकि शिमला की अगर मैं बात करूं जहां सबसे ज़्यादा चालान होते थे वहां अब संजीव गांधी जो एसपी हैं इनके आने के बाद चालानिंग कम हुई है और जो बाकी चीज़ें हैं वहां जैसे कुछ नए नए इनिशिएटिव जो जाम को लेकर उठाए गए हैं। लेकिन चालान की जहां तक बात है वहां ये भी देखना चाहिए चालान का फिगर इंप्रूव करने के बजाय कि जो दिक्कतें जो कम्यूटर्स को आ रही हैं, गाड़ी चलाने वालों को आ रही हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान हो। 15 कटौती प्रस्ताव कल परसों से जो सेशन शुरू होगा उसके लिए बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, बजट की जो चर्चा है वो कंप्लीट हो गई है। बजट चर्चा का रिप्लाई भी मुख्यमंत्री ने दे दिया। उसके बाद जो पिछले कल एक जो जिसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर डे वो भी हो गया। अब सोमवार से जो सेशन शुरू हो रहा है इसमें 3 दिन लगातार कट मोशंस आएंगे और कट मोशन आपको पता है जो विपक्ष के विधायक ये सवाल पूछते हैं कि जो सरकार ने प्रावधान बजट में किया है उसको सारे
बजट को काट के 1 रुपया कर दिया जाए क्योंकि सरकारी विभाग या सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। फिर उस पर वोटिंग होती है, कई तरह की चीजें चलती हैं। वैसे कल मुख्यमंत्री ने सदन में आने के बाद पूरे सप्ताह की जो कार्यसूची है उसकी जानकारी देनी है, और अभी तक सूचना ये मिली है कि जो ये उसमें बदलाव किया जा रहा है। बदलाव इन द सेंस की 29 फरवरी को पहले बजट पारित किया जा रहा था, अब कह रहे हैं कि 28 फरवरी को पारित होगा और 28 को ही कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट की मीटिंग 28 फरवरी को, एक दिन पहले 29 को सेशन खत्म हो जाएगा, उससे पहले 28 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और कैबिनेट की बैठक में ना, क्योंकि अब बिल तो कोई आ नहीं सकता असेंबली में अगर 28 को कैबिनेट कर रहे हैं तो, क्योंकि जो बिल को रखने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए भी उसमें टाइम चाहिए। लेकिन जो लोकसभा चुनाव क्योंकि आगे आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैसले मुख्यमंत्री इसमें ले सकते हैं, जो 28 को कैबिनेट की बैठक है। 15 कटौती प्रस्तावों में लगभग सभी जो मांग संख्या है उनके हिसाब से कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं। 3 दिन इस पे लगातार चर्चा होगी और फिर जो उसके बाद तीसरे दिन 28 फरवरी को बजट को पारित कर दिया जाएगा। इसकी कंफर्मेशन जो परसों जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना जो पूरे सप्ताह की कार्यसूची सामने रखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब बात करेंगे बैच वाइज भर्ती एजुकेशन की, और जो हाई कोर्ट सोमवार से शुरू हो रहा है। देखिए, हाई कोर्ट सोमवार से जो ये विंटर वेकेशंस थी उसके बाद शुरू हो रहा है। बहुत सारे मामले जो नॉर्मल रूटीन में अब सुनवाई में आ जाएंगे। बैच वाइज भर्ती का मामला भी हाई कोर्ट के खुलने के साथ कनेक्टेड है। वजह यह है कि टीजीटी के अलावा जेबीटी और शास्त्री के लिए कोर्ट ने एक शर्त लगा रखी है कि विदाउट द लीव ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट जो पोस्टिंग है वो नहीं होगी। इसीलिए अब पहले जो शिक्षा मंत्री ने एडवोकेट जनरल के साथ बैठक कर ली थी, सिविल मिसलेनियस पिटीशन इसमें डाली जा रही है, और जैसे ही कोर्ट खुलेगा ये पिटीशन डालने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो परमिशन है वो मिल जाए इन जो भर्तियों को, बैच वाइज भर्तियों को लेकर नियुक्तियां देने की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने का जल्दी खतरा है और इसमें लोग छूट ना जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट में ये हो गया तो फिर मई जून तक बात चली जाएगी और वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक ऑप्शन ये भी देखा जा रहा है, वैसे इससे पहले जो नियुक्तियों की जब हम बात करेंगे कि नियुक्तियां कब मिलेंगी अगले पॉइंट में, तो बैच वाइज को भी दोबारा से टच कर लेंगे, क्योंकि सरकार नियुक्तियों को मामले में क्या सोच रही थी, क्यों इनको डिले किया गया, जो खासकर कमीशन से परीक्षा पास करके भी आ गए हैं, जिनको लेकर विधानसभा में रणधीर शर्मा ने भी मसला उठाया था, लेकिन जवाब नहीं आया सीएम रिप्लाई में। अभी देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो बोर्ड एग्जाम पे एक बड़ा फैसला हुआ है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो जो एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये जो जारी किया है एक राहत देने के लिए, आप कह सकते हैं इसको, कि जो बच्चे खासकर जिन्होंने, क्योंकि सोमवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के जो सेक्रेटरी हैं मेजर विशाल शर्मा, इन्होंने एक जानकारी दी है कि बोर्ड के ध्यान में आया है कि जो बहुत से परीक्षार्थी जो प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किन्हीं कारणों से अपने गृह क्षेत्र में वापस नहीं आ पाए हैं और उनको अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में समस्या आ रही है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड को संपर्क कर सकते हैं या जिस स्थान में फंसे हैं उनकी परीक्षा लेने का प्रबंध वहीं के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में कर दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी का विवरण यदि केंद्र समन्वयक, अधीक्षक या उपाधीक्षक के संज्ञान में आता है तो वह बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर देंगे, ऐसा कहा गया है। शिक्षा सचिव जो है राकेश कंवर, उन्होंने ये जानकारी दी है। 26 फरवरी से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उनको लेकर ये व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है ताकि जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए और वो अपना जो एग्ज़ाम है वो आराम से दे सकें। कई जगह बर्फ़ गिर गई है, कई जगह कुछ और तरह की दिक्कत है और इसीलिए ये व्यवस्था अपनाई गई है। अगली बात करें अगर, तो वो है JOA 556 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पहले ये हिमाचल हाई कोर्ट में थे, 817 के साथ कनेक्टेड था। बाद में इन्होंने ये हिमाचल हाई कोर्ट में ही कहा कि जो 556 में कहा था कोर्ट ने, उसको 817 में पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया और इसीलिए हमें जो है यहाँ भी इन्होंने पटिशन की है। उसके बाद एग्जीक्यूशन पटिशन यहाँ पर है, उस पर राज्य सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी थी। उसके बाद लॉ ने कह दिया कि आप अपनी जो सोच समझ के इसमें डिसीजन लें, तो बात हुई नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 28 फरवरी को टेंटेटिव लिस्ट ये हो सकता है, क्योंकि अभी
कंप्यूटर ने जो ऑनलाइन डेट इसमें मार्क की है वो 28 फरवरी की है। और इसमें ये देखना होगा कि ये लगता है या नहीं लगता है, लेकिन अभी इतनी सूचना तो है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वापस चला गया है और 817 पे यहाँ कोई फैसला हुआ नहीं। एक तरफ चौड़ा मैदान में लोग क्रमिक अनशन पे ये लड़के बैठे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बजट के चर्चा के रिप्लाई में क्लियर कर दिया है कि हम अभी टेम्परेरी नियुक्ति, जिसको कंडीशनल अपॉइंटमेंट ये कह रहे थे, वो अभी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी देंगे बाद में कोई कोर्ट चला जाएगा तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। और इसीलिए अभी विजिलेंस की एजेंसी की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया। तो इसमें जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है वही पहले सिफारिशें देगी, उसके बाद आगे बात इसमें बढ़ेगी। जहां तक बात पेपर लीक में के टाइपिंग फ्रॉड की है, तो ये भी अपने आप में मामला महत्वपूर्ण है। और ये जो सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा है, इसमें कुछ चीज़ें अब और उलझने वाली हैं। वजह यह है कि जो विजिलेंस ने FIR इसमें दर्ज की है उसमें यह कहा गया है कि जो पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क में पेपर लीक में ABCD जो सीरीज थी वो मसला अलग था। इसमें एक सोन सिंह है, शायद ये वही है जो ढाबा वहाँ चलाता था, उसके फ़ोन से A सीरीज का पेपर मिला है। और उसके बाद इसकी जब मैचिंग की गई और उसके बाद जब और आगे जानकारी इसमें हुई, तो उसमें एक चीज़ की ये पता चली है कि एक समय में, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट हुए थे 1 नवंबर 2022 से लेकर 3 नवंबर 2022 तक पोस्ट कोड 962 के, इसमें एक अभ्यर्थी जो बाद में इन्होंने डाटा मांगा, अभ्यर्थियों के टाइपिंग का जो एंडिंग टाइम है वो डिफरेंट आ रहा है। जो एंडिंग टाइम है वो कुछ और आ रहा है और जो एंडिंग टाइम इनको दिया गया है आयोग की तरफ से वो कुछ और है। और इसके बाद जो अतिरिक्त जानकारी आयोग से मांगी गई तो वो विजिलेंस को दी नहीं गई। तो मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ पेपर लीक बल्कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें भी फ्रॉड विजिलेंस को लग रहा है। और इसमें इसीलिए ये जांच जो है अभी और आगे बढ़ सकती है। जहां तक बात इसके बाद करते हैं जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा की है, तो सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री और DGP को जो फ़ोन करके बताया कि उनके नाम की सुपारी पंजाब में जो एक खालिस्तानी जो एक तरह से लिंक में भी इन्वॉल्व है, एक जो गैंगस्टर ये जिसको गोल्डी बराड़ कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई किसी व्यक्ति ने, हिमाचल कांग्रेस के ही किसी नेता ने इस गैंग को संपर्क कर उनके नाम की सुपारी दी है। और जहां ये दी गई वहां से इनको इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने और इसको रोकने के लिए या जो भी आगे प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं उसको लेकर उन्होंने बात की। और सुधीर शर्मा से हुई बातचीत के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी, DGP को भी इसकी जानकारी दी है। इसके बाद हमने जो SP कांगड़ा है उनसे भी बात की। SP कांगड़ा ने, शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि जो केवल फोन के जरिए ये सूचना मिली है इसलिए पुलिस कुछ इसमें कांटेक्ट कर रही है। वैसे अभी पुलिस को लिखित में इस बारे में शिकायत का इंतजार है। और कहने की बात इसमें यह है कि पता इसलिए चला क्योंकि इस गैंग को जब संपर्क किया गया इनके शूटर्स को, तो वहां से सूचना ये लीक हो गई। और उसके बाद अब ये हिमाचल में कौन ऐसा नेता है, अगर ये बात सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की पॉलिटिक्स में इस तरह की गंदगी की कोई जगह है नहीं। और उसके बावजूद अगर ये चीज़ है तो ये एक्सपोज होनी चाहिए। हिमाचल पुलिस को भी इसमें आगे बढ़ के कदम लेना चाहिए। वैसे इस गैंग को ख़त्म करने में, क्योंकि इसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर वहाँ कर दिया था और इसको ख़त्म करने में पंजाब पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो हिमाचल पुलिस की तो क्या ही है, क्योंकि यहाँ तो SIT बनाने के अलावा कोई ज़्यादा एक्सपर्टाइज है नहीं हमारे पास। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये सिस्टम ऐसा है तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये ऐसे लोग जनता के बीच में सामने आने चाहिए कि कौन इस तरह की तरीके अपना रहा है कि जिसको लेकर इस तरह की जो सुपारियां हैं वो देनी पड़ रही हैं। नियुक्ति कब मिलेगी, ये और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों आपस में रिलेटेड मामले हैं। और रादर तीसरा DA एरियर और ग्रेचुइटी का भी। पहले मैं बात कर लूँ DA एरियर और ग्रेचुइटी की। मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को लेकर कई तरह की घोषणाएं की। और इन घोषणाओं में देखिए, पहले तो ये है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों का जो वेतन और पेंशन का एरियर है वो चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। अब
आप इसमें शब्दों में मत जाइए, शुरू कर दिया जाएगा से शुरू कर दिया जाएगा का कुछ डिफरेंस है, या फिर जो पहले से एरियर बना हुआ है उसके भुगतान को लेकर बात हो रही है। लेकिन सरकार मुश्किल स्थितियों के बावजूद इस भुगतान को देना चाह रही है। दूसरा यह है कि रिटायर कर्मचारी जो 1 जनवरी 16 के बीच और 21 के बीच में रिटायर हुए, उन कर्मचारियों को लेकर लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी से संबंधित जो एरियर्स हैं वो 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा, ये भी कहा है। और एक घोषणा ये है कि महंगाई भत्ता जो 4% की दर से 1 अप्रैल 2024 से जो महंगाई भत्ते की 4% की किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। ये 580 करोड़ का खर्चा है। अब आप देखिए, इन सारी चीज़ों को लेकर, ये तो बजट अनाउंसमेंट हो गई, इन सब को लेकर हमारे पास ऑर्डर जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कितना समय है। पहली बात तो ये कि पहले बजट को पारित होने देते हैं, और पहले अब जो बजट चर्चा का रिप्लाई हो गया, बजट पारित अब हो भी जाएगा। लेकिन बजट पारित होने के बाद 29 फरवरी को मान लीजिए सेशन खत्म हो गया, उसके बाद अगर भारत सरकार की तैयारी देखें तो उसके मुताबिक तो मार्च के फर्स्ट वीक में ही कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। आप इसको 6 मार्च से 9 मार्च के बीच में कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे एक शेड्यूल चल पड़ा था और वो शेड्यूल फेक था, लेकिन उसके मुताबिक 19 मार्च की डेट या कुछ ऐसी डेट बताई जा रही थी, लेकिन वो शेड्यूल फेक है, वो उसमें कोई सत्यता भी है नहीं। लेकिन ये जो 1 मार्च वाला भुगतान है, अगर सरकार ने फर्स्ट वीक में ही ये नोटिफिकेशन है तीनों तरह की जारी नहीं की, तो फिर ये भुगतान चल रहे चुनाव के बीच में हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग फाइनेंशियल बेनिफिट किसी कर्मचारी को ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देता। मान लीजिए दूसरा विकल्प ये है कि सरकार ये कहे फिर कि कोड लग जाए और इलेक्शन कमीशन को केस भेजे कि हमने बजट में अनाउंस कर रखा है, अब हमने सिर्फ पैसे देने हैं। लेकिन उस पर शक यह है कि शायद ही चुनाव आयोग इसके लिए रेडी हो, इसीलिए सरकार के पास नोटिफिकेशन करने के लिए पहले हफ्ते का ही समय है। उसके बाद की नोटिफिकेशन का कितना मतलब रह जाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर कर भी दी तो वो एग्री होंगे या नहीं होंगे, कई तरह के सवाल इसमें हैं। और इसी तरह के सवाल हैं नियुक्तियों को लेकर भी। प्रेजेंटली आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं 142 या 44 के आसपास, फिर हैं इलेक्ट्रीशियन हैं बिजली बोर्ड के, और फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं, और उसके वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेदिक तो नहीं वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ है बैच वाइज नियुक्तियों के मामले। क्योंकि इसकी अभी कोई रिटन ऑर्डर या कंफर्मेशन उस तरह की नहीं थी, लेकिन सरकार में एक पक्ष ये चल रहा था फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कि नए वित्त वर्ष का जो सैलरी, नए वित्त वर्ष से इनकी सैलरी जाए और उसके बाद शुरू हो, तो मतलब 1 अप्रैल के से ये अपॉइंटमेंट इनकी शुरू हो जाए, तो उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर से ये बर्डन अगले में ट्रांसफ़र हो जाना था। लेकिन ये विंडो भी अभी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोड बीच में आ जाएगा। अभी अगर अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग दे देते हैं तो 1 अप्रैल तक इनको रोकना भी मुश्किल है। और इसीलिए अब जो एक विचार चल रहा है कि कोड लगने से पहले पहले इनको अपॉइंटमेंट दे दी जाए, तो ये पॉसिबल है कि जो मार्च के पहले हफ्ते में ही जो भर्तियां, चाहे वो बैच वाइज की हों चाहे कमीशन से आए लोगों की हों, इनको अगर नियुक्ति देनी है तो वो कब से दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, उसको लेकर जो मामला है अब थोड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ पाएगा। जहाँ तक बात है ये अनिल कुमार कौंडल लिख रहे हैं JOIT 817 टाइपिंग फ्रॉड की, नहीं वो 962 वाली बात हो रही है। और जल रक्षकों के बारे में रिंकू भाटिया पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने तो अभी विधानसभा के बाहर जो धरना है वो दिया ही था, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे उस तरह से चल रही हैं। अगर आपका जो बाकी हमारे व्यूअर हैं, आपसे रिलेटेड भी कोई क्वेरी अगर है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उस क्वेरी का जो रिप्लाई है वो ला सकें। प्रेजेंटली विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए अधिकारी लोग आजकल थोड़ा चीज़ें शेयर करने में थोड़ा परहेज़ करते हैं। 29 को ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।